हेलो दोस्तों, राधे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मैं सेट प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ और ये मेरा पहला सेट होगा। ये बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार सिविल कोर्ट बीपीएससी जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार का हो या केंद्र का हो, जिसमें भी जीके जीएस पूछेगा या पूछता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए सेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेट जो क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा, नंबर होगा, वो तो कम ही होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो उसके चारों ऑप्शन को मैं विस्तृत रूप से आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगे इसमें तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको आगे वाला वीडियो से सुधार कर सकूँ। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो भारत के साथ व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 17 मई 1498 को कालीकट में आते हैं। वहाँ का शासक जमोरिन उनका स्वागत करता है। उसके बाद उनका सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खुलता है 1503 में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं कंपनी के रूप में। अंग्रेज का प्रथम पहला जो अंग्रेज का कंपनी आता है, कंपनी के रूप में वो आते हैं, वो 31 दिसंबर 1600 को आते हैं। महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्ष के लिए वहाँ से साइन करके भेजती हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में व्यापारी कोठी अंग्रेजों की आई थी, तब भारत में उस टाइम शासन किसका था? तो अंग्रेजों की जब व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, तो उस समय अकबर का शासनकाल था भारत में। किसका था? तो अकबर का था। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी का जो व्यापारिक कोठी जब बनता है तो उस टाइम किसका शासन था? तो अगर व्यापारिक कोठी जो बनकर तैयार होता है वो 1613 में सूरत में बनकर तैयार होता है। ऐसे 1611 में मसूलीपट्टनम में था व्यापारिक कोठी, लेकिन ये अस्थायी था, ये अस्थायी नहीं था। अस्थायी रूप से 1613 में बनता है और इस समय जो था जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ था भारत में। ठीक है, तो भारत में अगर बोल दे कि किसका था, जब भारत में कंपनी आई उस टाइम अकबर था, और जब व्यापारिक कोठी बनी सूरत में तो उस टाइम जहांगीर था। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच आए। डच 1602 में कंपनी के रूप में। फिर उसके बाद ये फ्रांसीसी जो आए वो सबसे लास्ट में आए थे, फ्रांसीसी। क्वेश्चन फिर पूछता है तो 1668 में सूरत में कंपनी उसका अस्थायी रूप से बना 1668 में। ऐसे 1664 में फ्रांसीसी आ गए थे, लेकिन व्यापारिक कोठी जो उनका बना 1668 में बन करके तैयार हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त रूप से पूंजी व्यापार में कौन लगाया? तो डच जो थे वो संयुक्त रूप से पूंजी लगा करके व्यापार आरंभ किए थे भारत में। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर से ये क्वेश्चन में आने के क्रम में पूछता है कि सबसे पहले कौन कौन आए? व्यापारिक के रूप में नहीं, आने के क्रम में। तो आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन व्यापारिक क्रम में पूछा जाए तो पुर्तगाल सबसे पहले हो जाते हैं, पुर्तगाल के बाद अंग्रेज हो जाएंगे, अंग्रेज के बाद डच हो जाएंगे, उसके बाद डेन होंगे, उसके बाद फ्रांसीसी होंगे। क्वेश्चन फिर बनता है कि सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए, और सबसे बाद में ये 1961 में सबसे बाद में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए थे। तो ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को आए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए कांग्रेस 28 दिसंबर 1825 को कांग्रेस का गठन होता है बम्बई में। एओ हुम इसके संस्थापक थे और WC बनर्जी जो थे इसके अध्यक्ष थे 1885 में। तो जब कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस में 1907 में फूट पड़ा। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, उस टाइम कांग्रेस में फूट पड़ा। और उस टाइम जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष। उसी समय कांग्रेस दो भागों में बट गया।
एक तो उदारवादी, दूसरा उग्रवादी। तो उग्रवादियों में लाल बाल पाल थे, उदारवादियों में एम जी रानाडे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, ये सभी उदारवादी थे। उग्रवादियों का कहना था कि हम छीन करके आज़ादी लेंगे, लड़ करके झगड़ करके छीन करके आज़ादी लेंगे। लेकिन उदारवादियों का ऐसा मानना नहीं था। उदारवादी चाहते थे कि अंग्रेज राज करे, बट हमें भी जीने दें, हमें भी कुछ आज़ादी दें और जीने दें, जियो और जीने दो वाला था उदारवादियों का। तो इसी को लेकर के 1907 में विवाद हुआ और 1907 में ही अलग हो गया, ये उदारवादी और उग्रवादियों में दो दल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। कौन शामिल नहीं है? तो उग्र में एम जी रानाडे शामिल नहीं थे, ये उदारवादी में थे। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए, यहाँ 4 ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हैं, एम जी रानाडे हैं, लाला लाजपत राय हैं और बिपिन चंद्र पाल हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका एक बहुत फेमस नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने केसरी मराठा में और मराठी अंग्रेजी में पत्रिका निकाला था। ये पूछता है। फिर से शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव सबसे पहले 1893 में, शिवाजी महोत्सव 95 में, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पत्रकारिता का कार्य निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो यही थे, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले 1897 में ये जेल में गए थे 6 वर्ष के लिए। इनको मांडले जेल में भेजा गया था 6 वर्ष के लिए, मांडले जेल में। केसरी पत्र निकाले थे, केसरी पत्रिका, उसी में कुछ ऐसा चीज़ लिखे थे जिसके विरोध में कांग्रेस इनको जेल में डाल दिए थे। तो पूछेगा कि पत्रकारिता का कार्य निर्वहन करते हुए सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो जेल में गया था? तो बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट ये भी है कि अस्पृश्यता को अगर भगवान सहन करते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। ये अनटचेबिलिटी, जिसका जो वर्णन है संविधान में आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 70 में अस्पृश्यता के बारे में वर्णन संविधान में किया गया है। उसके बारे में ही इन्होंने कहा था कि अगर भगवान भी इस चीज़ को सहन करते हैं तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। होम रूल लीग इन्होंने 1916 में चलाया था। सबसे पहले इन्होंने ही होम रूल लीग चलाया था 1916 में पुणे से। ये अप्रैल में ही स्टार्ट किए थे। तब जाकर के एनी बेसेंट 1916 में सितंबर में जुड़ती हैं और पूरा फैलाती हैं, फेमस हो जाती हैं। लेकिन स्टार्ट जो किए थे यही किए थे। ठीक है, ये एक शिक्षक भी थे, समाजवादी भी थे, समाज सुधारक भी थे, पत्रकार भी थे। बाल गंगाधर बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं। इनसे मतलब एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन जो थे क्रांतिकारी थे जो असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित तो किए लेकिन उसको देख नहीं पाए? तो ये बाल गंगाधर तिलक ही थे, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके वजह से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा। ऐसे तो बहुत है, अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे अगर इनके बारे में और आता है तो जो भी बाकी है मैं वो बताते जाऊंगा। ऐसे इनका एक और पत्रिका है, याद रखिएगा, गीता रहस्य पूछता है बार। तो गीता रहस्य पूछता है कि इन्होंने कहाँ लिखा था? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। गीता रहस्य जो था वो मंडला जो म्यांमार में है जेल था, वहीं पे गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो इनसे क्वेश्चन है एम जी रानाडे हैं। तो एम जी रानाडे जो थे वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन जो हुआ था उसके सदस्य रह चुके थे, संस्थापक सदस्य में थे। प्रार्थना समाज का गठन हुआ था 1867 में। तो एम जी रानाडे ही किए थे, वो केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर। केशव चंद्र सेन उसमें संस्थापक थे, मतलब सहयोगी थे, और एम जी रानाडे उसका स्थापना किए थे। ठीक है, एम जी रानाडे जो थे वो बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि बाल विवाह हो।
इसलिए वो बाल विवाह पे रोक लगाना चाहते थे, लेकिन विधवा विवाह वो उसके प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि अगर कोई औरत विधवा हो गई तो उसका समाज में फिर इज्जत मिले, उसकी शादी हो, वो अपना लाइफ व्यतीत कर सके अच्छा से, और होना भी चाहिए। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय 1920 में लाला लाजपत राय एटक के अध्यक्ष बने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। एटक पूछता है कि एटक का गठन कब किया गया था, तो 1920 में इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वाला में मारे गए थे बेचारे। 1927 में साइमन कमीशन आता है, गठन होता है नवंबर 1927 में या फरवरी 1928 में भारत आता है। उसमें 7 जो सदस्य थे 7 अंग्रेज थे, जिसको व्हाइट मैन के नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। उसके ये विरोधी थे, विरोध कर रहे थे। और उनके पास क्या हुआ कि उस टाइम सैंडर्स जो था कपार पे बहुत लाठी मरवा दिया, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी का गठन लाहौर में किया था। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ, देखिए जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो आप अगर एक नोट्स बुक लेकर के बैठिएगा, तो अगर नोटबुक पे लिखिएगा तो काफ़ी मददगार साबित होगा। एक तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और दूसरा होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगा, और तीसरा जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम आप रिवीजन कर सकेंगे। मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछेगा, या एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ ही बताऊँगा, फालतू का आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं। तो लाला लाजपत राय जो थे वो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी का गठन लाहौर में किए थे। उस लाला लाजपत राय मेजिनी, गैरीबाल्डी इनसे बहुत प्रभावित थे, और इनके ऊपर किताब भी लिखे थे। मेजिनी के ऊपर, गैरीबाल्डी के ऊपर, शिवाजी के ऊपर ये किताब लिखे थे। इनका एक आता है पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, ना कि दूसरों की कृपा से, और ये सही भी है। तो आगे जो है बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल से बस इतना ही याद रखिएगा कि ये उग्रवादी थे। लाल बाल पाल जुड़े हुए थे, तो ये तीनों से जुड़े हुए थे, तो ये उग्रवादी थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उस टाइम कांग्रेस 2 भागों में बट गया, उग्रवादी और उदारवादी। फिर 1906 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो जेल में चले गए। 1908 में जेल में गए और 8 साल वो जेल में रहे। 16 में जब बाल गंगाधर तिलक आए तो सबसे पहले वो क्या काम किए, उनको पता चला कि भाई सब उग्रवादी उदारवादी सब अलग हैं, मुस्लिम लीग अलग है, तो अब सोचे कि सबको एक मंच पर ला करके खड़ा करें। अगर ये सब एक मंच पर नहीं आएंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम 1916 में वो लखनऊ में अधिवेशन करवाते हैं, और ये पूछता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सम्मेलन करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का था। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। जो भी बात बता रहा हूँ इसको नोट जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने काफ़ी सर्च करके घटना चक्र से, गूगल से, हर जगह से मैंने ये कंटेंट लिया है, सर्च करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके शिल्पीकार थे, पहली बार मिलवाए। लेकिन वही अगर उग्रवादी और उदारवादी के बीच में मिलन का शिल्पीकार पूछ दे तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक तो दोनों में शामिल थे, उदारवादी और उग्रवादी इसमें भी थे, इसको भी मिलाने में उन्हीं का हाथ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों को मिलाने में भी उनका ही हाथ था, क्योंकि जेल से आए उनका ही पहला प्रयास था भाई कि सबको एक मंच पे लाया जाए। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि उग्रवादी और उदारवादी को किसने मिलाया, तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक तो दोनों में कॉमन रहेंगे, उग्रवादी और उदारवादी को एनी बेसेंट, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना। ये एकदम MBBI कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे ज़रूर, ये हमेशा पूछता है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो 1916 में जब ये अधिवेशन हुआ तो इसका अध्यक्षता जो किए थे लखनऊ अधिवेशन का, वो अंबिका चरण मजूमदार किए थे, यहाँ पे मिले। और इसी में सबसे पहले महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। महात्मा गांधी का मिलन ये चंपारण के अपने शुक्ला जी जो थे वो मिले थे।
मुरली भरौआ निवासी, वो राजकुमार शुक्ला, वो मिले और वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो भारत में पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, वो इसी अधिवेशन में भाग लेने पर उनका मिलन हुआ और वहाँ पे वो ले गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ये शुक्ला जी थे वो सबसे पहले गांधी जी को किस अधिवेशन में मिले थे, तो लखनऊ अधिवेशन, हमेशा किसमें, तो लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला में। ठीक है, ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहाँ पे सोचिए तो यहीं पे सबका मिलन हुआ था। कांग्रेस में 2 बार विघटन हुआ आज़ादी से पहले, एक तो 1907 में, फिर दूसरा 1918 में। उस 1918 में भी कांग्रेस अलग हुई थी। तो यहाँ जो इसका आंसर हुआ वो होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। अब यहाँ से क्या हुआ ना कि जब दोनों मिल गई और यहीं पे सबसे पहले जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 का, जिसमें क्या हुआ था कि बोला गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का घोषणा किया गया था। मुस्लिमों का अलग होगा, आप ये कांग्रेस के समय हिंदुओं का अलग होगा। इससे महात्मा गांधी खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे, या कोई नेता नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि बंटवारा हो जाता। और वही है ना, मार्ले मिंटो सुधार का ही देन है कि आज फिर पाकिस्तान भारत बना। आगे चल कर के ये घातक होता गया। फिर वो मुस्लिम को लगा कि अब हमें अधिकार चाहिए, फिर वो अपना हर जगह अधिकार का मांग करते चले गए। और कांग्रेस लाचार था, विवश था, उसको संतुष्ट करता चला गया। तो इसके बाद से उसका घातक परिणाम यही सिद्ध हुआ ना कि कांग्रेस मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण का नीति आरंभ कर दिया। अब उसको कुछ भी चाहिए होता था, ये हाँ बोलता था, उसको संतुष्ट करने के लिए, ताकि वो संतुष्ट रहे, वो बना रहे। तो ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ना वो 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ क्यों था आखिर? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो हमें पता है कि भाई हाँ हुआ था 1940 में, लेकिन क्यों हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या करते हैं कि बिना भारतीयों से सलाह लिए ही भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने लगते हैं, शामिल करने लगते हैं। इससे जो थे काफ़ी नेता, सारे मतलब भारत की जितने भी कांग्रेस पार्टियां थी, जो भी पार्टियां थी, मुस्लिम पार्टी को छोड़ करके जितने भी पार्टियां थी वो रुष्ट थी कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी भी इससे रुष्ट हुए। वो बोले कि हमारे मतलब सैनिकों को आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं? तो महात्मा गांधी जो थे उसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए 1940 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो विनोबा भावे। विनोबा भावे क्वेश्चन पूछता है, ये तो आप बहुत कम पूछ रहा है कि प्रथम सत्याग्रही, लेकिन द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही से जरूर क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि अभी बीपीएससी में ही आया था, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था कि तृतीय सत्याग्रही कौन थे। तो द्वितीय पूछेगा तो द्वितीय नेहरू थे, और तृतीय अगर पूछेगा आपसे तो तृतीय जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त थे तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। तो ये जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय काल था 1936 से लेकर 43 तक था, 7 साल। और लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय काल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उसके समय में एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, अगस्त प्रस्ताव 1940 में इसी के टाइम में पारित हुआ था। इसी के टाइम में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ही वर्धा में पारित हुआ, मुंबई में, लेकिन वो लागू जो हुआ 9 अगस्त 1942 से हुआ। और उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पूछता है कभी कभी कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त 1942 को। और 1943 में भयानक अकाल पड़ा था, वो भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में ही पड़ा था। पूछता है कि 1943 का भयानक अकाल कहाँ पड़ा था, तो ये बंगाल में पड़ा था, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में पड़ा था, याद रखिएगा। लॉर्ड बेबेल का कार्यकाल जो था वो 1944 से 47 तक था। और लॉर्ड बेबेल का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो था वो था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 1945 को होता है, और ये शिमला सम्मेलन जो था वो इसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। शिमला सम्मेलन में पूछेगा कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में होता है, और इसमें
तीन थे अंग्रेज, एक पीसी लॉरेंस थे, एक एबी एलेक्जेंडर थे और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसमें पूछता है कि अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो थे पीसी लॉरेंस थे, याद रखिएगा पीसी लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्षता किए थे। अगर कहीं भी मेरे से कुछ गलती होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे से बोलने में या कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। अगर होता है ऐसा तो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ। चलिए, तो अब आते हैं हम लॉर्ड वेलिंगटन पे। तो लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल था 1931 से लेकर के 36 तक था। 1931 से 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा मैकडोनाल्ड करता है 16 अगस्त 1932 को। इसमें अछूतों को लेकर के था, जिसमें महात्मा गांधी काफ़ी नाराज़ थे। इसके लिए आमरण अनशन भी बेचारे जेल में किए थे कि नहीं, अब पहले तो ये मुस्लिम क्या किए अंग्रेज, हम हिंदू और मुस्लिमों को बांट दिए, फिर अब हिंदुओं में भी बांटना स्टार्ट कर दिए, अछूत में, अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में बांटना स्टार्ट कर दिए। उसके ही खिलाफ में बेचारे गांधी जी आमरण अनशन किए थे जेल में, लेकिन कहाँ उनका बात माना गया, नहीं माना गया। फिर 24 सितंबर को ये भीमराव अम्बेडकर बात ही नहीं माने, फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ इसी के शासनकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन के ही शासनकाल में 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पंचायत 1932 दोनों लॉर्ड वेलिंगटन के समय की महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन आता है, बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। तो बिहार में एक भूकंप आया था, भयंकर भूकंप, वो 1934 में आया था। वो भी लॉर्ड वेलिंगटन के ही टाइम का घटना है। 1934 में बिहार में भूकंप आया था और 1943 में जो था वो बंगाल में। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन आज़ाद भारत के समय यही था, भारत का गवर्नर जनरल, और इसके समय में भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे। भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो भी बोलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो इसमें जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया, ये तो व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला के आंसर मैंने बता दिया था, लॉर्ड लिंगलिथगो होगा, देख लीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था ये पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका गठन जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1851 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो राधाकांत देव थे और सचिव जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। संस्थापक पूछेगा तो राधाकांत देव, लिख लीजिएगा नोटबुक पे। संस्थापक जो थे वो राधाकांत देव थे और सचिव जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम संस्था ये था, कांग्रेस से पहले का ये प्रथम संस्था ऐसा था जिसने लोगों को एक साथ मंच पर लाया। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था जिसने लोगों को एक साथ मंच पर लाया तो होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये 1883 में इसका गठन हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसका गठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का किए थे। इसका 2 बार बैठक हुआ, एक बार 1883 में और एक बार 1885 में। लिख लीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, लिख लीजिएगा। फिर आता है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसका भी वही करते हैं, इंडियन एसोसिएशन का 1876 में। इंडियन एसोसिएशन का 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका आंसर समझ गए कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, हम एक एक क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर डिटेल चाहिए तो बोल दीजिएगा कि हाँ सही है, मैं इसी तरह से आगे करवाते रहूँगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए, साइमन कमीशन का गठन होता है नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और ये कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 को आती है। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 जो थे अंग्रेज थे, तो इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन जब भारत में आई तो इसका काफ़ी विरोध हुआ, इसके विरोध में काला झंडा दिखाया गया, और इसी का जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो सॉन्डर्स जो था उनको उनके ऊपर लाठियाँ चलवा दिया, लाला लाजपत राय के ऊपर, और बेचारे इसी के विरोध करते करते वो मर गए। तो इतना क्वेश्चन साइमन कमीशन से याद रखिएगा। बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो साइमन कमीशन जो था ये केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये केंद्र में जो है वह द्विसदन विधायिका का उन्मूलन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो दादा भाई नौरोजी एक सांख्यिकीविद थे, इन्होंने ये पत्रकार भी थे, ये वकील भी थे। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में चुनाव लड़े थे, ठीक है, चुनाव लड़े फिंसवरी से, और ये चुनाव जीत गए थे। जब चुनाव जीते थे तो उस टाइम ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाए थे वो दादा भाई नौरोजी ही लगाए थे 1867 में। उस टाइम उन्होंने बताया था कि जो भारत का राष्ट्रीय आय है वो 20 रुपया है। दादा भाई नौरोजी उस टाइम भारत के राष्ट्रीय आय 20 रुपया बताए थे, और उन्होंने उनकी एक बहुत क्या बोलते हैं उसको फेमस बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ड्रेनेज थ्योरी। धन बहिर्गमन का सिद्धांत पूछ देगा तो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनका एक प्रसिद्ध पत्रिका है राष्ट्रगोप्तार। पूछता है कि राष्ट्रगोप्तार किसका पत्रिका है, तो दादा भाई नौरोजी का। किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में राष्ट्रगोप्तार था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक दादा भाई नौरोजी ही थे। वो तो इंडियन एसोसिएशन था 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मनमोहन बोस, लेकिन ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। ये कब किए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो 1867 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। एक बार तो 1886 में, ये भी पूछता है 1893 में, और फिर 1906 में। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, 1886, 93 और 1906, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा वो लिबरल पार्टी हो जाएगा। चलिए, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो भारत पर हूणों का जो आक्रमण हुआ था ना, वो उस समय शासक जो थे वो स्कंदगुप्त थे। भारत पर हूणों के आक्रमण के समय अगर शासक पूछेगा कौन थे, तो स्कंदगुप्त थे, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, और गुप्तों में सबसे अगर प्रामाणिक रूप से पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले गुप्त संवत चलाया था, और इन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी गुप्त वंश में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये लगभग इनके समय में बहुत विस्तार हुआ था। विक्रमांक की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त ने, और ये काफ़ी मतलब अच्छे शासक थे समुद्रगुप्त। इसे इन्हें अश्वमेधकर्ता का उपाधि, कविराज का उपाधि, ये सब समुद्रगुप्त को उपाधि मिला था। कविराज पूछता है कभी कभी किसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। कुमारगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। महेंद्रादित्य की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। गुप्त वंश की अगर चर्चा करें तो गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो श्रीगुप्त किए थे। 240 से 280 तक ऐसे श्रीगुप्त का आयु है, ठीक है। गुप्त संवत
319 से 320 में गुप्त संवत आया था। गुप्त संवत मेंस में पूछा था। बिहार दरोगा जो 2246 वाला था वैकेंसी, उसमें मेंस 2446 था। उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त वंश किसने, गुप्त वंश में जो ये क्या बोलते हैं गुप्त संवत किसने चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखिएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। स्कंदगुप्त से क्वेश्चन पूछता है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील के पुनर्द्वार किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील था जिसका निर्माण अशोक करवाया था। उससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। उसका एक बार पुनर्द्वार ये अशोक करवाया था, फिर इधर स्कंदगुप्त करवाया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है। अंतिम गुप्त शासक अगर आपसे पूछे तो विष्णुगुप्त थे, जो अंतिम गुप्त शासक थे, विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अभिलेख के बारे में जानते हैं तो अभिलेख में महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल जो थे कलिंग के राजा, वो खारवेल हाथी गुफा के अभिलेख से संबंधित है। फिर से जूनागढ़ वाला पूछता है तो जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन। नासिक का पूछता है तो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ पूछता है तो ये समुद्रगुप्त, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मंदसौर पूछेगा तो यशोवर्मन। एक भीतरी स्तंभ लेख पूछता है, भीतरी या जूनागढ़, तो इसका स्कंदगुप्त हो जाएगा। भीतरी और जूनागढ़ का अभिलेख तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन पूछ दे तो एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते वो मुंडको उपनिषद में है। उपनिषद 108 है। उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद आपसे पूछ देगा तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछेगा तो मांडूक्य उपनिषद। कहीं कहीं आपको ईशो उपनिषद भी देखने को मिलता है, लेकिन इस पर मैंने काफ़ी सर्च किया है। मांडूक्य उपनिषद ही आंसर होगा, मांडूक्य उपनिषद। कंठो उपनिषद में सबसे पहले आपको मिलता है ये यमराज और नचिकेता के बारे में जो संवाद जो हुआ है वो कंठो उपनिषद में ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों 10 ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन का मात्रा ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो बोलिएगा और मैं फिर क्वेश्चन ही करवाते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगा, ज़्यादा विस्तृत में नहीं बताऊँगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन का क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छा। चारों ऑप्शन जो है उसके बारे में मैं कुछ बताते चलूँ ताकि और बढ़िया से कंप्लीट आपको होता चले। जैसा है अपना राय कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो आगे बना सकूँ। थैंक यू।